हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित वर्मा। आप देख रहे हैं लास्ट लेक्चर ऑफ 100 ट्रिकी क्वेश्चंस ऑन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। क्वेश्चन हम 96 से 100 तक करेंगे इस लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं सो दैट सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे, कौन सा लेक्चर कब आता है आपको पता रहेगा। तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिस क्वेश्चन नंबर 96। दिस इज आवर क्वेश्चन। और कोई मतलब छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, बहुत अच्छे लेवल के कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं। इन ये पूरे पूरे क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता कि आएंगे, लेकिन इनका कंसेप्ट डेफिनेटली इस्तेमाल हो सकता है। और बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ में आपने देखा ही होगा कि अगर आपको लगेगा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो वो ये सब फॉरेन राइटर की बुक से ही कराते हैं। तो ये अनसॉल्व क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इससे कुछ एक दो। एक सर्कुलर बार है ए बी ऑफ लेंथ एल इज फिक्स्ड अगेंस्ट रोटेशन एट द एंड्स एंड लोडेड बाय डिस्ट्रीब्यूटेड टॉर्क टी एक्स। डिस्ट्रीब्यूटेड टॉर्क है यूनिफॉर्मली आई थिंक वेरिंग। ये है ए पॉइंट पे इंटेंसिटी ज़ीरो है और जाके मैक्सिमम कितनी हो जाती है, टी नोट हो जाती है बी एंड पे। इसने बोला है कि मेरे को ये बताओ कि जो एंड टॉर्क्स हैं जो कि टी ए और टी बी हैं वो कितने होने वाले हैं। दिस इज़ द क्वेश्चन, राइट। यहाँ से एक्स शुरू होता है और यहाँ तक आके ये एल बन जाता है। सो दिस एक्स डायरेक्शन इज़ वेरिंग। तो इसको क्वेश्चन को हम जस्ट अ मिनट देखते हैं पेस्ट होएगा नहीं होगा। ओह, हो गया, क्या बात है। देखिए, ये क्वेश्चन को इसीलिए उतार लिया यहाँ पर ताकि समय कम लगे। सबसे पहली चीज़ आपको इन मतलब आपको जो टॉर्क की वैल्यू पता करनी है, दैट इज़ वेरिंग अलोंग एक्स टी एक्स। जो ये टी एक्स है, ये किसके अलोंग वेरी कर रहा है, ये मैक्सिमम टी नॉट है। तो इसकी वैल्यू क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यूनिफॉर्मली वेरिंग के लिए। आई थिंक आप एग्री करेंगे क्योंकि x बराबर ज़ीरो पे ये ज़ीरो है और जब l कर देते हैं x की जगह तो ये हो जाता है। फॉर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड वी कैन राइट दिस। अभी ये जो टी नॉट है, मान लेते एक टी नॉट हम मान लेते हैं कि इन दोनों का क्या है, रिजल्टेंट है। कैसे, टी ए लग रहा है टी बी लग रहा है, इनका रिजल्टेंट अपन क्या मान लेते हैं। अगर मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ऐसे बी में ये टी ए लग रहा है, ये टी बी लग रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट दैट इज़ हम मान लेते हैं टी नॉट है। तो ऐसा बोल सकते हैं टी ए प्लस टी बी इक्वल्स टू टी नॉट, है ना। ये चीज़ बोल सकते हैं। और सबसे पहली बात, अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है इस डिस्ट्रीब्यूटेड टॉर्क का तो ऑब्वियसली आपको ये जो टी एक्स है इसका इंटीग्रेशन करना होगा। दैट इज़ टी एक्स डी एक्स ज़ीरो से लेके एल, क्योंकि ये तो एक छोटे से पोर्शन का है, इस वाले पोर्शन का है ये जो आपने माना यहाँ पर, है ना। ये ये तो छोटे पोर्शन का आपने माना, बट अगर पूरे के लिए आपको इसका इक्विवेलेंट निकालना होगा तो आप ऐसे ही करना पड़ेगा इसके लिए आपको। तो क्या रहेगा, टी एक्स की वैल्यू आपने टी नॉट एक्स बाय एल इंटीग्रेशन ज़ीरो से लेके एल, है ना। तो आपका मूड करे तो आप इसका एरिया भी कैलकुलेट कर सकते थे इस ट्रायंगल का, बट मेरे को आदत इसकी इंटीग्रेशन करने की है। तो ओवरऑल ऐसा भी बोल सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन करोगे डी एक्स के टर्म्स में तो एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो आ जाएगी टी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ टी नॉट एल, दैट इज़ टी ए प्लस टी बी। आप चाहें तो इसका एरिया निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, बट इंटीग्रेशन वाला तरीका ज़्यादा कारगर है। अभी इसको करते हैं साइड में। चलो, हाँ जी। तो ये चीज़ तो यहाँ तक होगी। उसके बाद अब मुझे टी ए और टी बी निकालना है।
टी ए और टी बी। तो टी ए और टी बी के लिए मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ ये शाफ्ट थी और ये रोटेट कर रही है ना, और एक पोर्शन मैं एक छोटा सा मान लेता हूँ, इसको क्या हो गया, हाँ है ना, चलो ये इसने शाफ्ट खुद ही बना दिए। तो क्या करना है, मेरे को एक छोटा सा पोर्शन में इसमें मान लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ये डिस्टेंस x मान लेता हूँ और ये dx मान लेता हूँ, और यहाँ पर क्योंकि मेरे को ये क्या लग रहा है, ये मान लेते हैं dta छोटा सा पोर्शन, और यहाँ पर क्या लग रहा है dtb। ये टी ए और टी बी निकालना है तो छोटे पोर्शन के लिए निकालूंगा, फिर उसे इंटीग्रेट कर दूंगा पूरी लेंथ के लिए, 0 से l के लिए। तो अगर डी टी ए की वैल्यू आपसे कोई पूछेगा तो ये क्या है, एलिमेंटल रिएक्टिव टॉर्क है। ये क्या है, एलिमेंटल, आपने एलिमेंट जो छोटा माना उसके लिए रिएक्टिव टॉर्क है, और ये भी क्या है, एलिमेंटल रिएक्टिव टॉर्क है। मुझे इन्हीं की वैल्यू निकालनी, बट सबसे पहले डी टी ए निकाल देता हूँ मैं, फिर इसका इंटीग्रेट करेंगे। देखो डी टी ए की वैल्यू क्या है, ये वेरी कैसे कर रहा है, अगर आप चाहो तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि अगर आप यहाँ से x की ज़रा, मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, देख सकते हैं आप टी एक्स के अलोंग मतलब कैसे वेरी कर रहा है, क्योंकि जो वेरिंग लोड है वो ऐसे है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 1 माइनस एक्स बाय एल डी एक्स, देखना सही है क्या, है ना, क्योंकि यहाँ पर डी टी ए लग रहा है। अब देखो x की जगह 0 रख दो तो यहाँ पर x की जगह यहाँ पर 0 रहेगा, x की जगह 0 रख दोगे तो टी एक्स यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। इसी तरीके से डी टी बी अगर आप निकालोगे तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, उसकी वैल्यू रहेगी टी एक्स तो रहेगा ही इंटू एक्स बाय एल, करेक्ट। तो ये कैसे निकलता है, अगर आपने इसके ट्रिक भी मैं बता देता हूँ, जैसे ये x है तो ये बचा हुआ क्या आ गया, l माइनस एक्स। तो अगर आपको रिएक्टिव टॉर्क इस पोर्शन पे निकालना है तो ये किस पे वेरी करेगा, कौन सी लेंथ हमें लेनी पड़ेगी, ये वाली लेंथ डिवाइडेड बाय कंप्लीट लेंथ। तो इसको ऐसा भी लिख सकते थे l माइनस एक्स बाय एल, इस चीज़ को, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिएक्टिव टॉर्क। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इसके पहले ऐसे कराए हैं, अगर कोई डाउट रहेगा तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो ये टी बी आ गया। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है इसको, अब मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि टी ए मुझसे निकालने के लिए इसने पूछा है। तो वो क्या होगा, डी टी ए होगा, कहाँ से, 0 से लेके एल लेंथ तक। तो ये सब बस जो ये आया है इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, टी नॉट एक्स बाय एल, क्योंकि टी एक्स की वैल्यू मैं क्या रख दूँगा, टी नॉट एक्स बाय एल, और कहाँ से, एल माइनस एक्स बाय एल। बस इसका इंटीग्रेशन कर देना है। यहाँ से सॉल्व करके क्या वैल्यू आएगी, आप, मैंने पहले से ही करके रखा है, ये आंसर रहेगा। और जो टी बी की वैल्यू रहेगी वो यही रहेगा, टी नॉट एक्स बाय एल, और यहाँ पर क्या आएगा, एक्स बाय एल हो जाएगा डी एक्स, करेक्ट। तो ये वाली वैल्यू क्या जाएगी, टी नॉट एल बाय 3। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते थे। ये था रिएक्टिव टॉर्क निकालने का तरीका। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मैंने बताया, जैसे यहाँ पर ये तो इंटीग्रेशन से मैं करता हूँ हमेशा इन सब चीज़ों को। आप इसको एनालिटिकल भी कर सकते हैं, अगर आपको टी ए और टी बी का मतलब निकालने का है तो उसको एनालिटिकल टॉर्शन इक्वेशन निकाल के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये वन ऑफ द फाइनेस्ट मेथड है, आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। लेट मी डिलीट दिस। क्वेश्चन नंबर 97 को करते हैं। ये क्वेश्चन भी अब बढ़िया क्वेश्चन में से आएगा। ऑब्टेन अ फॉर्मूला फॉर द स्ट्रेन एनर्जी यू फॉर द स्टैटिस्टिकली indeterminate circular bar shown in the figure. The bar has two supports A and B, is loaded with torque 2T naught and T naught at C and D. Use equation this of example 9.6 section
3.8 टू ऑब्टेन द रिएक्टिव टॉर्क्स। सही सही सही। अब ये क्या है, इसने हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है कि इसने बोला कि स्ट्रेन एनर्जी निकाल के दिखाओ भैया हमको, ठीक है, और दोनों टॉर्क निकाले हैं। तो इसके लिए इसने क्या कहा कि इक्वेशन मतलब टॉर्क्स, रिएक्टिव टॉर्क्स, इसने पहले ही कहा कि ये इक्वेशन पहले क्वेश्चन आया होगा ना, उससे देख लेना, ये कहा इसने हेल्प लेने को। कोई बात नहीं, क्योंकि हम इसको कर ही रहे हैं तो अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो इसका मैं हिंट दूंगा बस, ठीक है। अच्छा, एक ही बार हो गया, चलो कोई बात नहीं। बल्कि यहाँ से तो रिएक्शन फिक्स्ड है ना, टू टी नॉट टी नॉट, ये सी है, डी है, ये ए है और ये बी है, करेक्ट। तो सबसे पहले आपको टी ए और टी बी निकालना होगा जो यहाँ पर लग रहा है ना। तो टी ए और टी बी निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका, वैसे तो होशियार हो आप, क्या करना होता है इसके लिए, मतलब इसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। बल्कि देखो, जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपको ये निकालना हो, ये डिस्टेंस l/4 है, तो ये बचा हुआ l/2 है, ये भी l/4 है। तो जब भी आपको निकालना हो तो उसके लिए क्या ट्रिक है, जैसे आपने टी ए निकालना है, टी ए निकालने के लिए अगर आपने इस टॉर्क को लेना है तो ये देखो कितना होगा, 2T0 3/4L। ये वैसे ही किया है, टी ए प्लस टी बी इक्वल्स टू टोटल टॉर्क करके फिर वहाँ से इस पॉइंट पे निकाल के, वो वही चीज़ है, बट इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। प्लस क्योंकि मैं टी ए निकाल रहा हूँ, इसको निकाल रहा हूँ, तो इधर की साइड की लेंथ लूँगा, है ना, T0। ये ट्रिक बढ़िया है, l/4 डिवाइडेड बाय एल, हर जगह काम करेगी ये। अगर आपको टी बी निकालना है, जैसे वैसे तो टी ए प्लस टी बी इक्वल्स टू आई जाएगा, फिर अब टोटल कितना था, 3T0। तो टी ए निकाल के 3T0 से माइनस कर दोगे तब भी आ जाएगा ये, सही बात है ना। तो ये चीज़ थी, आपको अगर टी बी के हेल्प से निकालना था तो लेंथ फिर मैं ये वाली लेता, फिर इसके लिए ये वाली लेंथ लेता, अगर टी बी निकाल रहा होता इसके अकॉर्डिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये वाली ट्रिक आपकी काम करेगी, यही वाली वो इक्वेशन कह रहा था नीचे क्वेश्चन में कि इसकी हेल्प ले लेना, तो वही है ये। तो यहाँ से टी ए की वैल्यू कितनी आएगी सॉल्व करके, 7T0/4, तो वहाँ से 3T0 से माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5T0/4। टी ए टी बी निकाल दिया, यही कह रहा था कि इस इक्वेशन की हेल्प ले लेना, और कुछ नहीं कह रहा था वो। अभी मेरे को तो लेकिन इंटरनल एनर्जी निकालनी है इसकी। तो इंटरनल एनर्जी के लिए क्या करेंगे हम, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, यू की वैल्यू क्या रहेगी, कितने भी पार्ट हो, मतलब अलग अलग वजह से, इसके लिए एसी के लिए अलग निकालना पड़ेगा, सीडी के लिए अलग निकालना पड़ेगा, और बीडी के लिए अलग निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, समेशन जितने भी पार्ट हों, T² L अपॉन 2GI 2GJ, सॉरी, सही। तो कौन कौन से पार्ट हैं, एसी के लिए निकालते हैं सबसे पहले, तो टॉर्क भी कौन सा लेंगे, एसी का लेंगे, सही है, एसी का लेंगे। अब एसी में कौन सा टॉर्क लग रहा है, अच्छा देखो, एसी वाले पोर्शन में इंटरनल टॉर्क की अगर आपसे कोई पूछेगा कि टी ए के जितना ही लग रहा है इसके अंदर, कितना लगेगा, टी ए इधर लग रहा है, तो क्योंकि एसी के अंदर ये तो टी ए तो रिएक्टिंग टॉर्क है ना, तो एसी के अंदर कितना टॉर्क लग रहा होगा, मैं यहाँ पर भी निकाल के दिखा देता हूँ, -7T0/4।
इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछेगा सी डी में कितना होगा, तो इसमें 2T0 से घटा देंगे इसको, मतलब 2T0 इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि ये वाला T0 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो सी डी में आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, T0/4 आ गया। फिर आपसे कोई पूछेगा कि यार बी डी में कितना आएगा, बी डी में कितना आएगा, वैसे तो टी बी के जितना ही आ रहा है इधर से लेके चल लो, अदरवाइज इसमें T0 जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा 5T0/4, ये आ जाएगा बी डी में टॉर्क। दोबारा बताता हूँ, आप यहाँ से निकालो रिएक्टिंग टॉर्क कितना होगा इसके अंदर, एसी के अंदर 7T0/4, और रिएक्शन विल बी अपोजिट, है ना, मतलब ऐसे। फिर एसी के अंदर इतना, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो अगर आपको इंटरनल एनर्जी निकालनी होगी तो मेरे को ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी कि लेंथ अलग लिखेंगे, जी और अलग लिखे, जे भी सबके लिए सेम है, यानी कि 2GJ सेम हम बाहर लिख लेंगे, T²L को हम एक तरह से स्टैटिस्टिकली ऐड कर देते हैं। तो क्या करेंगे, 1/2GJ कॉमन ले लेते हैं, T² AC और लेंथ कितनी है AC की, L/4। अब ये कर लेना आप, T² CD लेंथ कितनी है बीच वाले पोर्शन की, L/2, और तीसरे वाले की T² BD इंटू लेंथ कितनी है, L/4, करेक्ट। तो इस तरीके से आप इनको जोड़ के कर सकते हो, और क्योंकि माइनस प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ स्क्वायर है, तो इसकी फॉर्मूला क्या रहेगा, u का वैल्यू T², ये आंसर दिया है, 32G, चेक करना कि ये आंसर आया है या नहीं आया है, सही। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर कोई दिक्कत रहेगी तब भी आप मेरे से पूछना, इस टाइप के क्वेश्चंस जो टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है इसके ऊपर अलग से सीरीज़ बना देंगे। और ये क्वेश्चन TA/TB कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो मैं जल्दी से सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आगे रहेगा तो मैं इनको सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A concrete pipe of 6 meter length has a diameter 300 mm. It is driven into the ground using a hammer of 5 kilonewton. ठीक है। Calculate the height of the fall of the hammer. The maximum instantaneous stress the concrete can withstand is 20 megapascal. Taking Young modulus equals to 25 gigapascal for concrete. ओके, यहाँ क्वेश्चन में ले आया, समय बचा लिया, और अब ये इसने हमसे पूछा है। देखो ये मान लेते हैं कोई भी अपना 6 मीटर लॉन्ग जो इसने दिया है, 300 mm का जो पाइल है, ठीक है, 6 मीटर लंबा है, ऐसा ही है। 300 mm का डायमीटर कितना है, 300, करेक्ट। और इसने क्या कहा, इट इज ड्रिवन इनटू ग्राउंड, लोड कितना पड़ रहा है इस पर, लोड कितना लगा रहे हो, 5 किलोन्यूटन का। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द हैमर इफ द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस द कंक्रीट कैन विथस्टैंड इज 20 मेगापास्कल। स्ट्रेस की वैल्यू दी है इसने। देखो अब यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाने वाले हैं, क्या लगाएंगे, जितना आप इसमें H प्लस डेल्टा, ठीक, लोड को जब आप इसको इस तरह से करोगे और ये इंस्टेंटेनियस लोड के लिए मल्टीप्लाई होगा, ये किस में एनर्जी स्टोर हो जाएगी, एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी है ये, mgh एक तरह से, क्योंकि h इसकी हाइट है और डेल्टा क्या है, इसके अंदर कितना डिफ्लेक्शन हुआ, क्योंकि जब इस पर हैमर पड़ेगा तो कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन भी रहेगा, दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज σ²/2e इंटू वॉल्यूम। आई थिंक ये इक्वेशन लग के इसमें काम चल जाएगा, करेक्ट। देखो सब कुछ गिवन है, आपने बस खुद करना है इसको। ड्रिवन इनटू द ग्राउंड यूजिंग ए हैमर ऑफ 5 किलोन्यूटन, तो W की वैल्यू 5 किलोन्यूटन है,
5000 न्यूटन लिख देना। एच की वैल्यू मुझे निकालनी है, डेल्टा क्या होगा, दैट इज़ पी एल बाई ए ई। सब कुछ गिवन है क्या, चेक कर लेते हैं। पी भी गिवन है, लेंथ भी गिवन है, एरिया भी आप निकाल लो क्योंकि डायमीटर दिया है 300 mm, तो पाई बाय 4 इंटू 300 का स्क्वायर कर लोगे। ई भी गिवन है, तो ये डेल्टा आ जाएगा। सिग्मा की वैल्यू, मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी डेवलप हुई है इसके अंदर, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस 20 मेगा पास्कल, तो सिग्मा की वैल्यू भी 20 दी है। ई की वैल्यू गिवन है, वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू हाइट, लेंथ मतलब, तो एरिया पाई बाय 4 300 का स्क्वायर इंटू 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एच की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। करेक्ट। तो इसका आंसर आप इन चारों ऑप्शन में बताइएगा क्या है, फिर मैं आपको, जो कितने पास पास ऑप्शंस दिए हैं, बट आप बताना मेरे को क्या आंसर है, मैं कंफर्म कर दूंगा इसको। आंसर मेरे को भी अभी आइडिया नहीं है, बट तरीका ऐसे होना था ये। करेक्ट। तो डब्ल्यू एच प्लस डेल्टा है ना, इंस्टेंटेनियस लोड पड़ा है, इस वजह से आप सोच रहे होंगे कि इंस्टेंटेनियस लोड जैसे कोई ग्रेजुअल लोड पड़ता है ऐसे और इंस्टेंटेनियस लोड पड़ता है ऐसे, तो एरिया हम एक तरह से पूरा पूरा रेक्टेंगल का लेते हैं। याद होगा आपको ये सब चीज़। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब हम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 99। हाजिर हो क्वेश्चन नंबर 99। In a plane strain, the shear strain is equals to 12 mu in xy plane. The normal strain is 0 in x and y direction. The diameter of the Mohr circle will be. गजब क्वेश्चन है। अच्छा, प्लेन स्ट्रेन, द shear strain is equal to 12 mu in xy plane, the normal। चलो ट्राई करते हैं। इससे फाइनेस्ट क्वेश्चन नहीं होगा कोई, मैं आपको बताऊं। प्लेन स्ट्रेन की कंडीशन है, प्लेन स्ट्रेन कंडीशन सुनते सारी क्या कान खड़े हो जाने चाहिए कि एप्सिलॉन जेड 0 है, और इसने हमें क्या कहा है, नॉर्मल स्ट्रेन इसने 0 दे दिया है, एक्स और वाई डायरेक्शन का प्लेन स्ट्रेन कंडीशन दे दी है। शियर स्ट्रेन की वैल्यू इसने हमें, शियर स्ट्रेन की वैल्यू कितनी दी है, 12 म्यू। देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, शियर स्ट्रेन की वैल्यू क्या लेते हैं इसके अंदर, सिग्मा एक्स वाई बाय 2 लेते हैं। ये किसकी कंडीशन है, जब ये कंडीशन रहे, जब नॉर्मल स्ट्रेन 0 है, तो किसकी कंडीशन है, प्योर शियर की कंडीशन है। तो इसके लिए डायग्राम मोर सर्कल कैसा बनता है, ऐसा बनता है, तो बीचों बीच बनता है, ये इसका सेंटर है। तो आपसे इसका रेडियस पूछा, तो इतना मुझे पता है कि ये वाली वैल्यू क्या रहती है, ये वाली वैल्यू, बल्कि इसमें जो प्योर गामा एक्स वाई बाय 2 होती है ये, है ना। अच्छा, रेडियस की वैल्यू क्या रहती है जनरली, रेडियस ऑफ मोर सर्कल, रेडियस ऑफ मोर सर्कल का फॉर्मूला आपको याद होगा, इसको पहले साइड करते हैं। रेडियस ऑफ मोहर सर्कल अंडर रूट में, राइट, और मतलब ये क्या रहेगा, सिग्मा, सिग्मा के टर्म्स में नहीं, एप्सिलॉन के टर्म्स में निकालना पड़ेगा ये, तो गामा एक्स वाई बाय 2 का होल स्क्वायर। और ये जो प्योर शेयर अगर आप देखेंगे, शेयर स्ट्रेन दिया है गामा एक्स वाई 12 म्यू के बराबर दिया है ना, ये बाय 2 तो उसका रेडियस हो जाता है, ठीक, मतलब यहाँ पर बाय 2 लेते हैं, कहने का मतलब ये है। तो ये प्योर शेयर की, जैसे मैंने बताया, प्योर शेयर स्ट्रेन की कंडीशन है, आपसे इसका डायमीटर पूछा है, तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये रेडियस कितना रहता है इसका, गामा एक्स वाई बाय 2, मतलब ये अगर गामा एक्स वाई इसका कितना दिया है, 12 म्यू दिया है, तो कितना आ गया, 6 म्यू हो जाएगा आंसर। तो ये क्या आ जाएगा, 6 म्यू, ये रेडियस है, रेडियस, लेकिन इसने फिर डायमीटर पूछ लिया है, तो वो क्या रहेगा, वो क्या रहेगा, आ जाओ हाजिर हो, 12 म्यू, 12 म्यू रहेगा। यानी कि जो शियर स्ट्रेन रहता है, आप प्लेन स्ट्रेन की कंडीशन रहेगी कभी भी, और ये
एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई आपकी ज़ीरो रहेगी, यानी कि प्योर शियर स्ट्रेन की कंडीशन अगर कभी भी रहेगी तो जो डायमीटर रहता है वो शियर स्ट्रेन के बराबर ही रहता है। ठीक है, क्वेश्चन ये गजब था। लास्ट क्वेश्चन होमवर्क आपके लिए, लेक्चर सीरीज़ का भी लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं और लेक्चर सीरीज़ अपनी कंप्लीट होती है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। फॉर द बीम शोन इन द फिगर बिलो द मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू द नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। तो वैल्यू ऑफ L1 आपसे पूछी है इसके अंदर, ये जो साइड वाला जो है ना, इसकी वैल्यू जो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है वो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के बराबर। पहले आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना पड़ेगा, मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा और नेगेटिव देखना है कितना आएगा, उसको बराबर करना है, उससे आपकी L1 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें से आंसर आप मेरे को बताना क्या आंसर आएगा। राइट, सो लेक्चर सीरीज़ अपनी कंप्लीट होती है। लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये लेक्चर सीरीज़ 100 ट्रिकी क्वेश्चंस थे जो कि गेट में, आईएएस में, इसरो में, बार्क में, सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत आपको हेल्प करने वाले होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपका डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, सो दैट मैं उस क्वेश्चन को दोबारा करा दूँ। सो लेक्चर सुनने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट किसी शानदार लेक्चर सीरीज़ में मिलते हैं। बाय बाय।